नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे हमारे एक नए चैप्टर पर और जिसका नाम है समानता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने हमारी पिछली क्लास में स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था और उससे पिछली क्लास में राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस किताब में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, नागरिकता, राष्ट्रवाद, विकास, शांति, धर्मनिरपेक्षता, ये सारी चीज़ें जो है वो आती है। यानी कि हम सैद्धांतिक तौर पर इनका अध्ययन करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जिस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो है समानता, यानी कि इक्वालिटी। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता स्वतंत्रता के समान ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है। इस धरती पर सदियों से मनुष्य एक दूसरे के साथ में भेद करता हुआ आया है, क्योंकि अगर हम बात करें लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियों से पूर्व की इस पूरे विश्व समुदाय में, यानी कि मानव जाति की बात करें तो प्रत्येक जगह पर किसी न किसी आधार पर हर समय भेद होता रहा है। लैंगिक आधार पर पुरुष प्रधान समाज पूरी दुनिया में रहा है, तो पुरुषों ने महिलाओं के साथ भेद किया है। रंग के आधार पर श्वेत चमड़ी के लोगों ने अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया है और ठीक इसी प्रकार से जातिगत आधार पर उच्च जातियों ने निम्न जातियों के साथ भेदभाव किया है। हालांकि जातिगत आधार पर भेदभाव मुख्य रूप से भारत में ही रहा है। दुनिया के अन्य देशों में जाति व्यवस्था प्रचलित नहीं रही है। इस भेदभाव को लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे ही अस्तित्व में आने लगी, धीरे धीरे समाप्त करने की बात चलने लगी। धीरे धीरे चारों तरफ यह एक तरह से आंदोलन के रूप में ये बात उभरने लगी कि हमारे साथ समानता का बर्ताव होना चाहिए। जब प्रकृति ने, जब ईश्वर ने हम सभी को एक ही जैसा उत्पन्न किया है, तो फिर ये भेदभाव कैसा? क्यों किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाए? अमन यादव क्या कह रहे हैं? सर, शुरू से अंत तक आर्टिकल कब से पढ़ेंगे? देखिए, आर्टिकल मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि हमारी इस बुक में अनुच्छेदों के बारे में जितना दिया गया है, हमने उतना ही अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ज़्यादा अगर मैं गहराई में अनुच्छेदों में लेकर के जाता हूँ तो आप सभी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को मैं अनुच्छेदों में ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि अनुच्छेद बहुत कम है। मुख्य अनुच्छेद हैं जिनकी जानकारी हम हमारी पिछली किताब में ले चुके हैं, जो कि संविधान नामक बुक थी, और उसमें हमने जहाँ जहाँ पर अनुच्छेदों की आवश्यकता थी, आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट थी, हमने वहाँ पर उनकी चर्चा की थी। और वैसे भी अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसमें इतना आर्टिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही रेयर में आपको यहाँ पर कहीं पर आर्टिकल के बारे में कोई चर्चा की जा सकती है। तो करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट और देखते हैं हम इस चैप्टर में सबसे पहले जिस बात पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे वो क्या है, और वो है समानता का महत्व क्या है। समानता की इंपॉर्टेंस क्या है? हम क्यों समानता के बारे में इतनी बात कर रहे हैं और क्यों समानता को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में आंदोलन हुए हैं, विरोध किया गया है कि हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें हम देखते हैं सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि मनुष्य के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता के समान ही समानता अनिवार्य। देखिए, गरिमापूर्ण जीवन क्या है पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए, फिर उसके पश्चात हम बात करते हैं जितनी स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है उतनी ही समानता इंपॉर्टेंट है। अगर हम गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, गरिमापूर्ण का मतलब होता है सम्मान के साथ जीवन जीना चाहते हैं, इज्जत के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो हम सभी ये सोचते हैं कि हमारे साथ में स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का भी अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए, समानता का बर्ताव हमारे साथ किया जाना चाहिए। अगर हम मनुष्य के अलावा इस धरती पर अन्य जीव जंतुओं की चर्चा करें तो बहुत सारे जीव जंतु हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। वहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पर हर एक जीव केवल अपने सर्वाइवल के लिए जी रहा है, अपने आप को अस्तित्व में रखने के लिए वो जी रहा है। लेकिन जब आती है बात इंसान की, जब आती है बात मनुष्य की, तो मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, मनुष्य भावनाओं से युक्त प्राणी है। और जहाँ पर भावनाएं आती है, संवेदनाएं आती है, इमोशंस आते हैं, वहाँ पर हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि उसके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जैसा कि अन्य लोगों के साथ हो रहा है।
यानी कि उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जब समानता के महत्व की चर्चा करते हैं तो जो बात उभर कर सामने आती है वो ये आती है कि मनुष्य के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता के समान समानता भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम सभी ईश्वर यानी कि प्रकृति की संतान हैं। देखिए, अगर हम ईश्वर की बात करें या फिर हम बात करें प्रकृति की, हम सभी जो हैं इस धरती पर या तो हमें ईश्वर ने जन्म दिया है या प्रकृति ने जन्म दिया है, और इस दृष्टिकोण से सभी एक समान हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि प्रकृति जिसको जन्म देती है वो खुद तो भेद कर सकती है, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है कि प्रकृति ने हमें जन्म दिया है हम उसके साथ अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रकार का कोई भेदभाव करें। प्रकृति जो भेद रखती है वो प्रकृति की इच्छा है, उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। प्रकृति ही हमें बहुत हष्टपुष्ट पैदा करती है या प्रकृति ही हमें बहुत कमज़ोर पैदा करती है। कोई बहुत बुद्धिमान तो कोई मंदबुद्धि पैदा होता है। प्रकृति ही किसी को एक ऐसे क्लाइमेट में जन्म देती है जहाँ पर आप श्वेत यानी कि गोरे होते हैं, और वहीं प्रकृति आपको ऐसे क्लाइमेट में जन्म देती है जहाँ ब्लैक यानी कि काले व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। तो प्रकृति हमें जन्म दे रही है, भेदभाव प्रकृति कर सकती है, लेकिन इंसान को कोई अधिकार नहीं है कि वो भेद करे। इसी आधार पर हम ये कहते हैं कि समानता सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबके साथ एक समानता का बर्ताव होना चाहिए। समानता की इसी अवधारणा ने सार्वभौम मानवाधिकार जैसी धारणा को जन्म दिया है। आज वर्तमान समय में चारों तरफ हम बात करते हैं सार्वभौम मानवाधिकार, जिसका मतलब होता है इस भूमि पर रहने वाले सभी लोगों के कुछ समान अधिकार हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है तो फिर भेद किस प्रकार का। इसको कहा जाता है सार्वभौम मानवाधिकार। मनुष्य होने के नाते हमारे साथ एक जैसा ही बर्ताव होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का बर्ताव नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का व्यवहार हमारे साथ में नहीं किया जाना चाहिए। सदियों से मानव समाज में असमानता विद्यमान रही है, हम सभी ये जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर ही रहे थे कि अगर हम सदियों पहले से बात करें तो इस मानव समाज में असमानता उस समय से विद्यमान है, और आज भी पूरी तरह से अगर हम ये कहें कि असमानता समाप्त हो चुकी है और समानता स्थापित हो चुकी है, तो शायद ये हमारा एक गलत नज़रिया हो सकता है, क्योंकि असमानता आज भी विद्यमान है। हाँ, असमानता के आधार अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग आधारों पर असमानता का बर्ताव किया जा सकता है। हाँ, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर हमारी मैराथन क्लास होगी क्या। मैंने शायद कल की क्लास में भी आपको बताया था, 12th के विद्यार्थी हैं ये जो पूछ रहे हैं। मैराथन क्लासेस हमारी होगी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरी पॉलिटिकल साइंस की मैराथन क्लास जो है वो 27 अप्रैल है, यानी कि 27 तारीख को है, आपके एग्ज़ाम से पहले। अभी हम बात करते हैं इस असमानता के विरुद्ध विश्व के प्रत्येक राष्ट्र व समाज में आंदोलन हुए हैं। इसमें फ्रांस की क्रांति और दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था वो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं। वैसे मैंने क्या कहा था आपको, पूरी दुनिया में असमानता के खिलाफ समय समय पर अनेक आंदोलन हुए हैं, लेकिन हम इसमें फ्रांस की क्रांति को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि फ्रांस की क्रांति ही है जिसने 3 शब्दों को जन्म दिया था, और वो 3 शब्द क्या हैं, वो है समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। ये वो 3 शब्द हैं जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। जहां जाएंगे आप लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली आपको देखने को मिलेगी, और जिस लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में आप संवैधानिक व्यवस्था देखेंगे, यानी कि संविधान के आधार पर सिस्टम को चलाया जा रहा है, वहाँ पर हमारे अधिकारों में हमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिल रहा है। और यही कारण है फ्रांस की क्रांति को समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है, इंस्पिरेशन माना जाता है। दूसरा नाम हमने देखा दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चला था। हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें देखा आपने नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया था। 28 वर्षों तक जेल में गुजारना पड़ा था उनको अपना वो जीवन जो कि युवावस्था होती है, लेकिन आखिरकार उनको सफलता प्राप्त हुई थी और दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्रात्मक शासन की नींव हुई। जो वहाँ से बाहरी शक्तियाँ शासन कर रही थी वो छोड़कर चली गई, लेकिन उसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका में नया
दक्षिण अफ्रीका जन्मा उसमें समानता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया? समानता को। और साफ शब्दों में कहा गया कि हम श्वेत और अश्वेत को एक समान समझेंगे, किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। भले ही हमने श्वेतों से बहुत लंबे समय तक भेदभाव को झेला है, असमानता को झेला है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो अश्वेत लोग थे, जो वहाँ के मूल थे, उन लोगों पर वहाँ के श्वेत लोगों ने यानी कि अंग्रेज लोगों ने लंबे समय तक अत्याचार किए, रंगभेद का शिकार होना पड़ा उनको मनुष्य होते हुए भी मनुष्य जैसा बर्ताव उनके साथ में नहीं किया गया। इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने माना कि हम अपने यहाँ पर श्वेत लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि हम अश्वेत लोगों के साथ में करते हैं। तो ये इसी कारण से दो हमारे सामने क्या बन जाते हैं? उदाहरण बन जाते हैं, प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। भैराराम जाखड़ आपने जो लिखा है वो बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं। सर जी क्लास चल रही है, उसकी क्वालिटी कम रखिए। नहीं समझ में आया आप क्या कहना चाहते हैं, समझ से थोड़ा बाहर है। लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही समानता की अवधारणा ने साकार रूप धारण करना प्रारंभ किया तथा वर्तमान समय में यह स्वीकृत आदर्श का स्थान प्राप्त कर चुकी है। स्वीकृत आदर्श का मतलब क्या होता है? मतलब अब वर्तमान समय में पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर चुकी है एक आदर्श के रूप में। पूरी दुनिया या पूरा विश्व, पूरी दुनिया समानता को स्वीकार कर चुकी है, स्वीकार कर चुकी है। मतलब पूरी दुनिया ने मान लिया है कि समानता बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें समानता को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें समानता के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, एक समय ऐसा था जब भले ही पश्चिमी देशों ने एशियाई देशों पर या अफ्रीकी देशों पर लंबे समय तक अपना शासन किया, उस दौरान हमारे साथ रंगभेद की नीति का भी हम शिकार हुए। उन्होंने हमारे साथ रंगभेद को लेकर के भेदभाव की जो नीति रखी थी, हम उसका शिकार हुए। बट आज पूरी दुनिया ये मानती है कि समानता इम्पोर्टेंट है, मानवाधिकार इम्पोर्टेंट है, सबको एक समान समझना चाहिए। अब सभी बड़े बड़े विद्वान जो है वो इस पर बहुत कुछ कह चुके हैं और दुनिया के सभी देश, चाहे वो ताकतवर हो चाहे कमज़ोर हो, उन्होंने समानता के महत्व को स्वीकार कर लिया है। हाँ जी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक विद्यार्थी ने लिखा है। हमारी पिछली जो क्लास हुई थी स्वतंत्रता से संबंधित, उसमें हमने बात की थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की, जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है उन्होंने खुद ने लिखी थी अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर के। चलिए आगे हम बात करते हैं विश्व स्तर पर समानता को दर्शाने वाले आंकड़े, असमानता को दर्शाने वाले आंकड़े कौन कौन से हैं। इसमें आप कुछ आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इस दुनिया के अंदर कितनी असमानता आज भी मौजूद है। देखिए, दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों के पास सामूहिक आमदनी कितनी है? 40 करोड़। सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी खाई कही जा सकती है। मात्र 50 आदमी किसके बराबर संपत्ति है? उनके पास में 40 करोड़ गरीब लोगों के बराबर संपत्ति है। मतलब 40 करोड़ लोगों को एक तरफ रख लीजिए, उनके पास जितनी संपत्ति है, और एक तरफ आप कितने लोगों को रख लेंगे? 50 अमीर लोगों को रख लेंगे। तो कितना बड़ा भेद है, आप इससे समझ सकते हैं। दूसरा आप एक और एग्जाम्पल जब देखेंगे तो ये बात और ज़्यादा आपको क्लियर होगी। दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का, कितनी? 40%, 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, 5%। मतलब 40% गरीब लोग दुनिया की आमदनी का 5% लेकर बैठे हैं, जबकि 10% अमीर लोगों के पास, मात्र 10%, 10% अमीर लोगों के पास 54% आमदनी पर नियंत्रण है उनका। ये कितना बड़ा अंतर है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आप भले इन आंकड़ों को नहीं देखेंगे, फिर भी आपको ये पता चल जाएगा जब आप अपने इर्द गिर्द झांक करके देखेंगे कि कुछ लोगों के पास में कितना ज़्यादा धन दौलत और संपत्ति है, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो काउंट करने बैठे तो खुद भी नहीं कर पाते हैं। उनकी कितनी सारी फैक्ट्रीज चल रही है, कितने सारे लोग उनके पास काम कर रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर है उनका। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो कि सड़कों पर अपना जीवन बिताते हैं,
2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको जिद्दोजहद करनी पड़ती है, भारी भरकम मेहनत करनी पड़ती है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं से वो बहुत दूर रहते हैं, समय पर उनको वो भी उपलब्ध नहीं हो पाती है और इन सभी कारणों से कई बार लोगों की जान चली जाती है। लाखों लोग जो हैं वो मौत का शिकार केवल इसलिए हो जाते हैं कि उनको या तो समय पर रोटी या फिर पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, या फिर उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसमें रहने के लिए मकान या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि दुनिया में कितनी सारी असमानता आज भी मौजूद है। पहली दुनिया खासकर उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है। गौर से सुनिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पश्चिमी यूरोप के देशों की और अमेरिका की, जो दुनिया के सबसे अमीर देश कहलाते हैं, सबसे एडवांस्ड कंट्रीज कहलाते हैं, सबसे ज़्यादा विकसित देश कहलाते हैं। उन देशों में आबादी कितनी रह रही है? मात्र 25%, 25% पीपल, यानी कि पूरी धरती पर जितने लोग रहते हैं उनका 25% ही इन देशों में रह रहा है, जो कि विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। आप जब बात करते हैं अमेरिका की और पश्चिमी यूरोप के देशों की, तो पश्चिमी यूरोप में आप सभी जानते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये बहुत सारे देश हैं जो कि पश्चिमी यूरोप के देश कहलाते हैं। और अभी तो इन देशों के नाम अक्सर आप सुनते होंगे जब जब यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई की बात आती है तो अक्सर कहा जाता है कि यूक्रेन के साथ पश्चिमी देश खड़े हैं, नेटो कंट्रीज खड़े हैं। ये वो पश्चिमी देश हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित देश कहलाते हैं। वहाँ पूरी दुनिया की जितनी जनसंख्या है उसके मात्र 25% लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज इन देशों में है। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य कर देने वाली ये मतलब मुद्रा बनती है, या आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मात्र 25% लोग जहां रह रहे हैं और दुनिया के 86% यानी कि 86% उद्योग जो है वो इन्हीं देशों में है। पता चलता है इससे कि ये कितना विकसित हैं और कितने ज़्यादा ये अमीर हैं। दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। 80% ऊर्जा यानी कि टोटल पूरी दुनिया जितनी एनर्जी यूज़ कर रही है ऊर्जा में, आप देख लीजिए, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ है वो ऊर्जा के क्षेत्र में आते हैं, गैस है वो ऊर्जा में आती है, कोयला है वो ऊर्जा में आता है, सौर एनर्जी है वो ऊर्जा में आती है, जल से बनने वाली विद्युत है वो ऊर्जा में आती है। तो ये देख लीजिए आप कि आज इनके पास में 25% लोगों के पास 86% उद्योग हैं और 80% ऊर्जा, चूंकि उद्योग इनके पास में है तो ऊर्जा भी वहां पर ज़्यादा काम में ली जाएगी, 80% ऊर्जा इनके द्वारा यूज़ की जाती है। इन आंकड़ों, इन अगड़े औद्योगिक देशों में, अगड़े औद्योगिक देशों का मतलब है जो विकसित है। अगड़े का मतलब होता है जो आगे हैं, जो विकसित हैं, उनको कहा जाता है अगड़े, विकसित। औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासियों की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, कितना? 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना अधिक ऊर्जा, 13 गुना अधिक लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ के नागरिक जितना पानी काम में लेते हैं उससे कितना ज़्यादा पानी? 3 गुना अधिक पानी इन विकसित देशों के लोग काम में लेते हैं। 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा, हम लोग यहाँ पर जो ऊर्जा काम में लेते हैं उससे 10 गुना 10% ज़्यादा वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा काम में लेता है। 13 गुना लोहा और इस्पात, हम लोग यहाँ पर लोहा और इस्पात का उपयोग जो हमारे दैनिक दिनचर्या में करते हैं उससे 13 गुना ज़्यादा इन देशों के लोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से 14 गुना कागज़ का उपभोग इन देशों में ज़्यादा किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि आज जो पर्यावरण पर संकट मंडरा रहा है इसका दोषी कौन है? क्या विकासशील देश इसके दोषी हैं या इसके विकसित देश दोषी हैं? मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछ करके आगे बढ़ूंगा और मुझे उसका उत्तर जल्द से जल्द आप लिख करके भेजेंगे कि अगर हम बात करें पर्यावरण को प्रदूषित करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका है, विकसित देशों का है या विकासशील देशों का? मुझे उत्तर लिख करके भेजिए, या तो हिंदी में विकसित और विकासशील लिखिए और या फिर इंग्लिश में डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग लिखिए, जिससे ये पता चलेगा कि आपको इसके बारे में क्या जानकारी है।
यानी कि ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को कौन पहुंचा रहा है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और फिर जब आपका उत्तर आएगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं गर्भावस्था से जुड़े कारणों में मरने का खतरा नाइजीरिया के 18 में से एक मामले में है, जबकि कनाडा के लिए यही खतरा 8700 में से एक मामले में है। देखिए, अगर हम गर्भावस्था से जुड़े जो खतरे हैं उन खतरों की बात करें जिसमें एक व्यक्ति या एक बच्चा जब महिला के या फिर माँ के पेट में होता है, गर्भावस्था में होता है, तो वो सुरक्षित कितना रहता है। अगर हम इन आंकड़ों की बात करें, हाँ जी, उत्तर आ गया है और मेरे सामने ज़्यादातर विद्यार्थियों ने विकसित देश लिख करके भेजा है। अभी तक भी विकसित और डेवलप्ड कंट्री ही लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपको इसका उत्तर बिल्कुल प्रॉपर पता है। आपने भी अपना दिमाग बहुत सही दिशा में ले रखा है, क्योंकि विकसित देशों ने अगर ऊर्जा का ज़्यादा दोहन किया है, पेड़ों की ज़्यादा कटाई की है, अभी हम देख रहे थे कागज़ का उपयोग हमारे से ज़्यादा वो कर रहे हैं, ऊर्जा का उपयोग हमारे से ज़्यादा वो कर रहे हैं, पानी कंज्यूम हमसे ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विकसित देश ही इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा जिम्मेदार रहे हैं। विकासशील देश उतने जिम्मेदार नहीं रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारे विद्यार्थी लगभग एक ही उत्तर लिख करके भेज रहे हैं और वह है विकसित देशों का ज़्यादा बड़ा योगदान। और यही कारण है, अभी मैंने कुछ दिन पहले जब 12th की क्लासेस चल रही थी तो उनका तो एक चैप्टर है पूरा, उसमें बताया भी था कि जब पर्यावरण संकट पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था, उस समय एक सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया जाता है, जो कि रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, ब्राज़ील में। और वहाँ पर दुनिया के लगभग सभी देश, क्योंकि 170 से अधिक देशों ने भाग लिया था और इस पर चर्चा की थी कि हमें पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। वहाँ एक मुद्दा उठा था और वो ये था कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में विकसित देशों का बड़ा रोल है। विकासशील देश तो अभी अपनी विकास की यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं और उन्होंने जितना दोहन किया है प्रकृति का, या प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे कई गुना ज़्यादा इन विकसित देशों ने पहुंचाया है। तो जिम्मेदारी भी इनकी अधिक बनती है कि वो पर्यावरण को बचाए। आज पर्यावरण को बचाने में विकासशील देश भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन विकसित देशों को इससे अधिक योगदान देना चाहिए इस पर्यावरण को बचाने के लिए। चलिए, तो यहाँ हम जो एक और आंकड़ा ले रहे हैं वो है गर्भावस्था में जो खतरा होता है। गर्भावस्था में बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि नाइजीरिया जो कि एक गरीब देश है, नाइजीरिया एक गरीब देश है, उसमें तो आप देखिए हर 18 में से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है गर्भावस्था में, या फिर उस पर खतरा मंडराता है। जबकि यही एक विकासशील देश की अगर हम बात करें, कनाडा एक विकसित देश है, एक अमीर देश है, तो विकसित देश की स्थिति आप यहाँ पर देख लीजिए कितना डिफरेंस है। 8700 में से एक मामला ऐसा है, यानी कि लगभग 8700 में से एक ही बच्चा या तो मौत का शिकार होता है या फिर उस पर गर्भावस्था में मौत का खतरा मंडराता रहता है। एक विद्यार्थी है जो कि एक ही बात को कम से कम 50 से 60 बार लिख चुके हैं, मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, और वो शायद ये पूछना चाह रहे हैं 12th लाइव क्लासेस कब स्टार्ट होगी। और अगर आप 11th से 12th में आए हैं या अभी आप 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप नेक्स्ट 12th क्लास की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि जैसे ही आपका नया सेशन स्टार्ट होगा, वैसे तो अभी से आपने अगर कोर्स खरीदा है तो रिकॉर्डेड क्लासेज आपको उसमें दी गई है, लेकिन सेशन जैसे स्टार्ट होगा आपको रेगुलर 11th और 12th दोनों ही क्लासेस लाइव मिलेगी। आपको लाइव क्लासेस ही मिलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप सभी विद्यार्थी जो इस समय 11th में हैं और अगले साल जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे 12th क्लास में, तो हम पूरे साल भर एक दूसरे के साथ में रहेंगे। लाइव क्लास में आप जो पढ़ेंगे, आपके जो प्रश्न होंगे वो हाथों हाथ वहीं पर सॉल्व किए जाएंगे, उनका समाधान किया जाएगा। चलिए, तो ये अंतर देख करके आपको पता तो चल गया होगा कि कितनी असमानता आज भी विद्यमान है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े, इससे पहले आपके सामने आज के इस ऑफर के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा ऑफर आपको उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से दिया जा रहा है और उस ऑफर का आज अंतिम दिन है, इसलिए मौका हमको चूकना नहीं चाहिए। इस ऑफर में आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है कि आज आखिरी मौका है क्लास 6 से लेकर के 12th तक के ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करने का या फिर खरीदने का। सीबीएसई हो चाहे अपने स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इसमें आपको
फ्री मेमोरी डेवलपमेंट कोर्स भी दिया जा रहा है। आपने तो खरीद लिया है, मुझे पता है, क्योंकि 11th क्लास के आज जितने भी विद्यार्थी इस क्लास में बैठे हैं वो 12th क्लास का कोर्स ले चुके हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं खरीदा है आपको उनको भी बता देना चाहिए कि अब मौका नहीं छोड़ना चाहिए, फटाक से आपको ये कोर्स खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको वही महंगा मिलेगा, आपको ज़्यादा पैसे देकर खरीदना पड़ेगा। अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए, सभी फैमिली रिलेटिव्स जो हैं उनको भी ये सूचना दे दीजिए कि आज का अंतिम मौका है और फटाफट आप इस कोर्स को खरीद लीजिए। हाँ जी, कर्तव्य क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सेकंड बुक के कंप्लीट होने पर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिएगा। बिल्कुल कर्तव्य, कल भी मैंने आपको ये कहा था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं भले लाइव क्लास में नहीं हूँ आपके सामने, लेकिन वो ऐप पर आपको जरूर मिल जाएंगे। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उनसे तैयारी कर सकते हैं। पढ़ा तो पूरा ही दिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है कनाडा में। देखिए, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, एक तो कारण ये हो जाता है, और दूसरा कारण जो विकसित और अमीर देश है वहाँ पर खाने को अच्छा मिलता है, पौष्टिक भोजन मिलता है, अन्य सुविधाएं बहुत अच्छी है, इस कारण से मृत्यु दर भी कम होती है। और विकासशील देशों में यही कारण है कि मृत्यु दर भी ज़्यादा रहती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, विद्यार्थी लिख रहे हैं सर मैंने तो परचेस कर लिया है। मुझे पता है आप सब लोगों ने तो परचेस कर लिया है, क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, आपकी रिवीजन क्लासेज हुई है, आप सभी हमसे इतने गहराई से जुड़े हुए हैं कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ सकते, इनके उत्कर्ष का साथ नहीं छोड़ सकते। लेकिन आपका फर्ज ये बनता है दूसरों को भी जोड़िए, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आपके सभी फ्रेंड्स को बताएंगे, आप अपने रिश्तेदारी में बताएंगे, तो उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। अब यहाँ पर हम भारत में आर्थिक असमानता का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए, अभी हम विश्व स्तर पर असमानता की बात कर रहे थे, अब हम भारत में अगर आएँ तो आप देखेंगे 2001 की जनगणना का ये आंकड़ा है। हालांकि काफ़ी पुराना आंकड़ा है, लेकिन आप इस आंकड़े के आधार पर यहाँ पर एक अंतर तो देख ही सकते हैं। इसमें आप देखिए, बिजली का कनेक्शन, अगर हम बात करें ग्रामीण परिवार और शहरी परिवारों में जो डिफरेंस है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। मात्र 44 परिवारों के पास में बिजली का कनेक्शन है, लेकिन शहरी परिवारों में 88, यानी कि दुगने लोगों के पास में बिजली का कनेक्शन है। ये प्रतिशत में है आंकड़े, 44% और 88%। ठीक इसी प्रकार मकान में सरकारी नल का कनेक्शन गाँव में मुश्किल से 10% लोग हैं, जबकि शहरों में 50% लोगों के पास में ये कनेक्शन है। हाँ, मेमोरी कोर्स मिलेगा। ब्रज सिंह गुर्जर आप पूछ रहे हैं, मैंने कोर्स खरीद लिया, मेमोरी कोर्स मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल ज़रूर मिलेगा आपको। मकान में स्नानागार, यानी कि स्नान करने के लिए जो स्नानागार होता है वो ग्रामीण परिवारों में 23% लोगों के घर में ही है, जबकि शहरी परिवारों में 70% ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में स्नानागार होता है। टेलीविज़न, जो कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता मानी जाती है, ग्रामीण परिवार मात्र 19% ऐसे हैं जिनके घरों में टेलीविज़न, और शहरी परिवार मोर देन 64%, यानी कि 64% लोगों के पास टेलीविज़न है। स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल मात्र 7% लोग हैं गाँव में जिनके पास में है, जबकि शहरों में यही 25% लोगों के पास में देखने को मिल जाएगा। कार, जीप, वैन, ये 1% गाँव के लोगों के पास में है, जबकि शहरों में यही 6% लोगों के पास में मिल जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आंकड़े 2001 के हैं। अब वर्तमान समय में 2011 के आंकड़े हमारे पास में होंगे और फिर 2021 के आंकड़े होंगे, तो इन आंकड़ों में संख्या निश्चित रूप से बड़ी है। नो डाउट ग्रामीण परिवार अब धीरे धीरे पहले की अपेक्षा सक्षम हुए हैं, उनके पास में ये सुविधाएं बढ़ी है, और शहरी परिवारों के पास में और ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन डिफरेंस आज भी यहाँ पर है, आज भी एक बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाँ जी, मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं आप लिख रहे हैं सर, जब आर्ट्स का कोर्स खरीदेंगे तो उसमें लाइव क्लास आएगी, 11th का पेपर होने के बाद आएगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मनमोहन सिंह, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके 11th का जैसे ही चैप्टर्स कंप्लीट, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम लाइव क्लास में होंगे। आपकी सारी क्लासेस लाइव रखी गई है इस बार 11th और 12th की। तो अभी तो जो आपको दिया गया है वो केवल आप लोगों को दिखाया गया है कि हमारी क्लासेस किस प्रकार से 12th में रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में आप देख करके ये अनुभव कर सकते हैं क्लासेस कैसे चलेगी। आगे आपको लाइव क्लासेस ही दी जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, रण सिंह राठौड़ कह रहे हैं आंकड़े पुराने हैं, ये 2001 के हैं। मैंने बताया आपको 2011 और अब 2021 पर पहुंच गए हम, 20 साल हम आगे आ चुके हैं।
और इन 20 सालों में ये आंकड़े बदले हैं, लेकिन फिर भी अंतर काफ़ी ज़्यादा है। आज भी जो गांव के लोग हैं वो और शहरों के लोगों के जीवन स्तर में एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, वो है समानता क्या है, व्हाट इज़ इक्वालिटी। जब हम समानता क्या है इसकी बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये एक जो फोटो लगा हुआ दिख रहा है, उसमें से आप समानता क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में, पिछवाड़े का मतलब होता है जब सीटें लगेगी सबसे पीछे कौन बैठेंगे, सबसे पीछे बैठेंगे अश्वेत, पीछे अश्वेत यानी कि ब्लैक पीपल। अगर हम ब्लैक पीपल्स की बात करें तो अंग्रेज जब भारत में थे तो उस समय हम भी ब्लैक पीपल की श्रेणी में ही आते थे, आते तो आज भी हैं हम, लेकिन आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हम हमारे ही देश में काले और गोरे की बात करते हैं। हम किसी का रंग काला होता है तो उसको कहता है ये तो काला है, मैं गोरा हूँ, जबकि हमारे साथ पूरे भारत के लोगों के साथ अंग्रेजों ने काले और गोरे का भेदभाव किया था। वो हमारे साथ कुछ इसी पॉलिसी को लेकर चलते थे, जहाँ कहीं भी सुविधाएं होती थी पहली सुविधा गोरों की होगी, दूसरी सुविधा कालों की होगी, आगे गोरे बैठेंगे पीछे काले बैठेंगे, प्रवेश नहीं। ये देखिए किसको नहीं मिलेगा, कुत्ते को, निग्रो को और मैक्सिको वासियों को। यानी कि आप अनुमान लगा लीजिए कि लोगों की तुलना किससे हो रही है, जानवरों से हो रही है। निग्रो, निग्रो जिनको हब्सी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हब्सी जो होते हैं उनको निग्रो कहा जाता है। निग्रो प्रजाति जो है वो आप कह सकते हैं कि कद काठी में लंबे चौड़े होते हैं, दिखने में बहुत काले होते हैं, घुंघरालू और बहुत छोटे बाल होते हैं जिनके, वो निग्रो कहलाते हैं। इन निग्रो लोगों को और जो मैक्सिको के लोग हैं, मैक्सिको को भी अश्वेत माना जाता था, इन लोगों को और साथ में कुत्तों को प्रवेश नहीं होगा। ये अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के अंदर भी पहले यही होता था। अक्सर होटल्स के बाहर ये लिख दिया जाता था कि भारतीयों को और कुत्तों को प्रवेश नहीं मिलेगा, इनकी निषेध है। इंडियंस एंड डॉग्स आर प्रोहिबिटेड। इसका मतलब सीधा सा था, हमारी तुलना जानवरों से की जाती थी कि हम उनके बराबर बैठने के अधिकारी नहीं थे, हम उनके बराबर सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। विश्राम गृह केवल किसके लिए, श्वेत लोगों के लिए है। कल की क्लास याद होगी आपको, हमने उसमें एक बात देखी थी कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, डरबन शहर में, जब उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, पैसा दिया है, उनको बैठने का अधिकार होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर गार्ड्स ने गांधी को नीचे उतार दिया, ये कहते हुए कि ये केवल और केवल श्वेत लोगों के लिए है, अश्वेतों के लिए थर्ड क्लास है। आप वहाँ बैठ सकते हैं, आप पैसा दे करके भी फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस उस समय था और यही डिफरेंस यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। विश्राम गृह है, केवल गोरों के लिए है। प्रवेश किसको नहीं मिल रहा है, तो कुत्ते, निग्रो और जो मैक्सिको के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। अश्वेत कहाँ बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। और पीने का पानी श्वेत इधर है और अश्वेत इधर है, ये भेद आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ ऐसा ही भेद आपने देखा होगा भारत में जाति व्यवस्था में भी देखने को मिलता था। भारत में पुराने समय में, खास करके आज़ादी से पहले का जो समय है, वहाँ पर निम्न जाति के लोग जो होते थे उनको सेम ऐसा ही भेदभाव उनके साथ में भी होता था कि विश्राम गृह केवल उच्च जातियों के लिए है, निम्न के लिए नहीं है। प्रवेश निम्न जातियों को यहाँ नहीं मिलेगा, मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा, सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से पीछे बैठेंगे कहाँ, जहाँ सबसे लास्ट की सीट्स होगी वहाँ पर उनको बैठने का अधिकार मिलेगा, चाहे वो स्कूल हो चाहे किसी अन्य स्थान पर हो। तो ये भेदभाव हमारे यहाँ पर जाति के रूप में भी लंबे समय तक रहा है। मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं आप, अशोक प्रजापत क्या कह रहे हैं? आपने कहा अशोक प्रजापत कुछ कह रहे हैं, उसकी भी सुनिए। अशोक प्रजापत आप खुद बोलिए क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल सुनेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे अवसरों की समानता क्या होती है। हमने यहाँ अभी जस्ट पहले एक टॉपिक देखा समानता क्या है, जिसमें हमने समानता को समझने के लिए कुछ असमानता के आंकड़े देखे। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं अवसरों की समानता से क्या मतलब है। अवसरों की समानता का सीधा सा अभिप्राय है कि सभी लोगों को आगे बढ़ने के अवसर जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के मिलने चाहिए। अवसर किस आधार पर मिलने चाहिए? अवसर मिलने चाहिए योग्यता के आधार पर। अवसर प्राप्त होने का आधार क्या होना चाहिए?
योग्यता, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर आपको अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ना कि किसी प्रकार का भेद होना चाहिए कि भेद में अगर हम बात करें, भेद नहीं, कौन सा भेद नहीं? धर्म, लिंग, जाति इत्यादि। देखिए, याद कीजिए आप, अगर आपने पढ़ा है तो श्रीलंका के अंदर जो है कुछ इसी प्रकार का भेद था। श्रीलंका में सिंहल और तमिल, ये दो प्रकार के लोग आज भी रहते हैं। लगभग 74% पॉपुलेशन श्रीलंका की जो है वो सिंहल लोगों की है, मूल जो श्रीलंका के हैं। तमिल लोग अल्पसंख्यक हैं और श्रीलंका की सरकार ने 1960 के दशक में एक कानून पारित किया जिसके माध्यम से पहला अधिकार श्रीलंका में श्रीलंकन्स का होगा, यानी कि सिंहलों का होगा, और तमिलों को सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक अधिकार मिलेंगे। श्रीलंका के तमिलों ने विरोध किया, एक आंदोलन छेड़ा, वहाँ पर एक आतंकवादी संगठन बन गया जिसे लिट्टे के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक ये संघर्ष चला कि हमें भी बराबरी का अधिकार दीजिए, लेकिन वो अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए। आखिरकार वहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, श्रीलंका की सरकार ने तमिलों के साथ अत्याचार किए, श्रीलंका की सरकार ने लिट्टे को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया और फाइनली लिट्टे को ख़त्म किया। हालांकि जड़ें अभी भी है वहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर के आप वहाँ क्या देख रहे हैं? असमानता। तो यहाँ हम अवसरों की समानता की जब बात करते हैं तो समानता का सिद्धांत ये कहता है सबको एक समान समझिए, सबको बराबर के अवसर दीजिए, योग्यता आधार होना चाहिए। आप वर्तमान समय में देखते हैं भारत में सभी को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के एक समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। आप में योग्यता होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, आप प्रशासनिक पद में IAS बन सकते हैं, यानी कि आप किसी भी जगह पर जा सकते हैं। आप में वो योग्यता होनी चाहिए। एक समय था जब भेद होता था कि इस क्षेत्र में महिलाओं को प्रवेश नहीं होगा, इन पदों पर इन जातियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। अब वो भेद समाप्त कर दिया गया है। अब सभी को आगे बढ़ने के अवसर योग्यता के आधार पर मिलते हैं। आप में वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके आधार पर आप आगे जा सकें। तो समानता, आप जब अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो समानता का अर्थ आता अवसरों के आधार पर समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का कोई भेद नहीं रखा जाना चाहिए। प्रकृति और सामाजिक असमानताएं। देखिए, प्रकृति या फिर हम प्राकृतिक कहें, दो प्रकार की असमानताओं की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति का मतलब है प्रकृति जो असमानता रखती है या जो प्राकृतिक असमानताएं हैं। प्राकृतिक और सामाजिक दो प्रकार की असमानताएं क्या है? प्राकृतिक समानता, असमानता की अगर हम बात करें, प्राकृतिक असमानता, तो प्राकृतिक असमानता में गोरा या काला होना, यह प्राकृतिक असमानता है। प्रकृति हमें या तो गोरा बनाती है या काला बनाती है। प्रकृति ही हमें बुद्धिमान बनाती है या मंद बुद्धि बनाती है। बुद्धिमान या फिर मंद बुद्धि के रूप में हमें जन्म देती है। प्रकृति ही हमें स्त्री और पुरुष के रूप में जन्म देती है। स्त्री या पुरुष के रूप में जो जन्म मिलता है वो प्रकृति के द्वारा ही दिया जाता है। प्रकृति ही हमें सुंदर या फिर कुरूप बनाकर पैदा करती है। ये भेद प्रकृति के हैं। ये जो असमानता है वो प्राकृतिक असमानता कहलाती है। सामाजिक असमानता क्या है? सामाजिक असमानता का मतलब है, सामाजिक असमानता, हम अगर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद करें, के आधार पर भेद, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सामाजिक असमानता, क्योंकि यह असमानता समाज ने उत्पन्न की है। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि स्त्री ये काम करेगी, पुरुष ये करेंगे। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि इस जाति का व्यक्ति ये अधिकार रखेगा या ये सुविधाएं प्राप्त करेगा
और इस जाति का व्यक्ति इन सुविधाओं को काम में नहीं लेगा। प्रकृति ये कभी नहीं कहती कि इस धर्म का व्यक्ति ये करेगा या उस धर्म का व्यक्ति ये करेगा। ये सब तो बनाने वाले हम हैं। इस धरती पर आप जो धर्म देख रहे हैं, जाति जो देख रहे हैं, वो तो हमने बनाए हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो लैंगिक भेद है, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है, वो प्रकृति की देन है। प्रकृति हमें स्त्री और पुरुष के रूप में पैदा करती है। लेकिन क्या प्रकृति ये कहती है कि पुरुष को अधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए और महिलाओं को कम अधिकार प्राप्त होने चाहिए? ये भेद प्रकृति कभी नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक असमानता, जो प्रकृति असमानता के साथ हमें जन्म देती है, वो प्राकृतिक असमानता कहलाती है। और सामाजिक असमानता, यानी कि समाज जिन असमानताओं को जन्म देता है, समाज ने जिन असमानताओं को पैदा किया है, वो कहलाती है सामाजिक असमानता। अब हम समानता का अर्थ समझने के लिए यहां दो बातों की चर्चा करेंगे। एक तो पहला है सामाजिक भेद अनुचित, और दूसरी बात करेंगे सभी को योग्यता के आधार पर लाभ होना चाहिए। अगर हम समानता स्थापित करना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे देश में या दुनिया में सभी लोग एक समान अधिकारों का प्रयोग करने चाहिए, समानता होनी चाहिए, तो हमें सबसे पहले सामाजिक भेद को खत्म करना पड़ेगा। अभी जो मैं आपको बता रहा था सामाजिक भेद कौन कौन से हैं, तो जाति, धर्म, लिंग, ये जो भेद हैं, इनको सबसे पहले समाप्त करना होगा। जाति, धर्म, लिंग भेद को समाप्त करना पड़ेगा। और आज वर्तमान समय में दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इन भेदों को समाप्त भी किया है। एक समय था जब ये भेद पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर थे। पुरुष प्रधान समाज था, जहाँ पर पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को चार दीवारी में बंद रखा जाता था। दास प्रथा भी इस धरती पर मौजूद थी। कुछ लोग जो अपने आप को बुद्धिमान मानते थे, वो जो बुद्धि से कमज़ोर होते थे, उनको अपना दास बना करके रखते थे। दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। भारत में जाति प्रथा, उसको भी कानून बना करके समाप्त किया गया और संविधान के अंदर अस्पृश्यता निवारण किया गया है। अस्पृश्यता को गलत बताया गया, कानूनी अपराध बताया गया है। अनुच्छेद 17 हम सभी जानते हैं। आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत को निषेध घोषित करता है। 1989 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, जिसे SC/ST एक्ट कहा जाता है, वो भी बनाया गया ताकि जाति प्रथा को खत्म किया जा सके। तो इसका मतलब समानता तभी स्थापित होगी जबकि हम समाज में, जो समाज के द्वारा भेद किए गए, हम उन भेदों को समाप्त करें। और सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए यह भी जरूरी है कि सभी को योग्यता के आधार पर लाभ प्रदान किए जाएं। योग्यता आपकी उस क्षेत्र में काम करने की क्वालिटी को कहते हैं। जैसे कि एक शैक्षणिक योग्यता की बात कीजिए। अगर हम बात करें योग्यता की, तो जैसे शैक्षणिक योग्यता है, आप देखते हैं वर्तमान समय में कोई नौकरी जब आती है, सरकारी सेवा, तो वहाँ आपसे मांगा जाता है कि आपने कौन सी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, आपके पास कहाँ तक की एजुकेशन है। आपने अगर मान लीजिए स्कूल लेवल पर स्कूल में जाना है तो क्या आपने BA BEd या MA BEd कर रखा है। आपको अगर नीचे 3rd ग्रेड तक जाना है, उसमें भी आपको पहली से 5वीं तक पढ़ाना है, क्या आपने STC किया है। अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो क्या आपने नेट या फिर PhD की जो डिग्री होती है वो ले रखी है, नेट आपने क्लियर किया है, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। ये योग्यताएं होती है। आपने न्यायपालिका में पढ़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आप कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम कर चुके हैं, या फिर आप लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता या एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हैं किसी हाई कोर्ट में, या फिर आप राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हैं। इस आधार पर आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाएगा। आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं या लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं, आप भारत के नागरिक हैं, सबसे पहली शर्त है, ये योग्यता है। उम्र आपकी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की योग्यताएं जो है वो आगे बढ़ने के रूप में आपको दी जाती है, भेद नहीं दिया जाता है। पहला एक समय था, आज़ादी से पहले का समय, राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में, जब प्रत्येक क्षेत्र में जातिगत के आधार पर ही काम बटे हुए थे, किस जाति का व्यक्ति ही इस क्षेत्र में आगे जा सकता है, अन्यों को अधिकार नहीं दिया जाता था, या पुरुष और महिलाओं में भेद होता था, पुरुषों को अधिकार होता था और महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं होता था।
हाँ बिल्कुल, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं उत्कर्ष ने अवसरों की समानता को बढ़ाया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए समानता के आयाम क्या हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समानता के आयाम लिखिए, समानता के आयामों का वर्णन कीजिए। तो ये 3 आयाम हैं समानता के। इन 3 आयामों में आप सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब होता है राजनीतिक क्षेत्र में आपको बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का अवसर देना, जैसे कि मतदान, दल का सदस्य बनने का अधिकार, दल का मतलब राजनीतिक दल से है, दल का सदस्य बनने का अधिकार, या आपको राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार, राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार, सरकार के कार्यों की प्रशंसा या निंदा करने का अधिकार। ये सारे अधिकार आपके अगर आपको प्राप्त हैं तो इसका मतलब आप राजनीतिक रूप से समानता के अधिकारी हैं, कोई भेद नहीं है। आप में योग्यता होनी चाहिए, आप बिना किसी भेदभाव के। आप देखिए वर्तमान में हमारे यहाँ पर वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें केवल आयु के आधार पर आप सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। आप किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं, खुद राजनीतिक दल का गठन भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप सरकार के कार्यों की अच्छे हैं तो प्रशंसा कीजिए, बुरे हैं तो निंदा भी कर सकते हैं। ये है राजनीतिक अधिकार, जिससे कि आपको राजनीतिक समानता प्राप्त होती है। और जहां लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है वहां आपको राजनीतिक समानता देखने को मिलती है। कहां पर? लोकतंत्र में। अगर राजतंत्र है तो वहां भूल जाइए कि आपको इस प्रकार का अधिकार मिलेगा कि आप इच्छापूर्वक सरकार के कार्यों की निंदा कर सकें। किम जोंग उत्तर कोरिया में एक तानाशाह शासक है, वहां अगर खुलकर जनता सामने आ जाए तो उनको फांसी दे दी जाती है, कत्लेआम कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जहां लोकतंत्र होगा वहीं आपको राजनीतिक समानता का अधिकार प्राप्त होगा। सामाजिक समानता का मतलब क्या है? सामाजिक समानता का मतलब है बिना किसी सामाजिक भेद के अधिकार, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, वंश इत्यादि आधार पर भेदभाव समाप्त। आज़ादी के बाद हमारा संविधान जब बनाया गया तो समानता का अधिकार हमें संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में प्रदान किया गया, जो कि मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में उल्लेखित है वहाँ पर वर्णित किया गया है। और वहाँ आपको ये कोशिश की गई है कि आपको सभी प्रकार की समानता मिले। उसमें से आप 3 प्रकार की समानता यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहली आपने राजनीतिक समानता की बात की, तो दूसरी क्या है? सामाजिक समानता, जिसका मतलब होता है जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण, वंश इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। और तीसरी समानता आती है आर्थिक समानता, जिसका मतलब है आर्थिक क्षेत्र में सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर। आर्थिक क्षेत्र में सभी को समान अवसर। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बता चुका हूं कि आज़ादी से पूर्व हमारे यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में काम तक बंटवारा था, काम का भी, किसी क्षेत्र में ये व्यक्ति जा सकते हैं। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन फिर भी अगर जातिगत प्रतिबंध है तो वो क्षेत्र में आगे नहीं जा सकता। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे संविधान के अंतर्गत सबको समानता का अधिकार दिया गया, और जिसका अर्थ यह है कि आर्थिक क्षेत्र में आप में योग्यता है, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप में योग्यता होनी चाहिए। आप किसी भी सरकारी सेवा में जा सकते हैं, आप में योग्यता होनी चाहिए। तो समानता के 3 आयाम हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता।
अब देखिए, समानता के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं, और वो दृष्टिकोण क्या है? एक है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, एक है उदारवादी दृष्टिकोण। दो अलग अलग विचार हैं, दो अलग अलग धारणाएं हैं समानता स्थापित करने को लेकर। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो आर्थिक समानता पर बल देता है। किस पर बल देता है? आर्थिक समानता। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि उत्पादन वितरण के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। किसी एक पूंजीपति के हाथ में जब ये साधन चले जाते हैं तो फिर अमीर अमीर हो जाता है और गरीब और अधिक गरीब हो जाता है। इसलिए ये जो उत्पादन वितरण के संसाधन है ये सरकार के नियंत्रण में हो और इनका संचालन जो है वो किया जाए जनहित में, जिससे कि अमीर व गरीब के बीच में दूरियां नहीं हो और समाज वर्ग विहीन समाज हो। आर्थिक समानता पर बल देता है और वर्ग विहीन समाज की बात करता है, जहां पर अमीर व गरीब का कोई वर्ग नहीं हो। वर्ग विहीन समाज, ऐसा समाज जहां पर अमीर व गरीब, जहां पर अमीर व गरीब में अधिक अंतर न हो, यानी कि अमीर बहुत अमीर नहीं हो और गरीब बहुत गरीब नहीं हो। और यह कब संभव होगा? जबकि उत्पादन वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो और उनका संचालन जनहित में किया जाए, पूंजी का केंद्रीकरण नहीं हो, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तभी यह संभव हो पाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण समानता के बारे में क्या विचार रखता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण समानता को आर्थिक समानता के रूप में देखता है और वो अमीर और गरीब के बीच में जो भेद है उस भेद को खत्म करने की बात करता है, और उसके लिए जो तरीका बताता है वो है उत्पादन वितरण के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण और उनका संचालन जनहित में किया जाए, पूंजी के केंद्रीकरण को रोका जाए। रण सिंह, आपने एक प्रश्न लिखा है, राजनीतिक समानता हो तो सामाजिक रूप व्यक्ति समानता प्राप्त नहीं है। आपका प्रश्न तो मुझे नहीं समझ में आया प्रॉपर, आप जो पूछना चाह रहे थे, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं शायद आपने ये कहा है कि राजनीतिक समानता है तो फिर सामाजिक समानता नहीं है। ऐसा नहीं है, तीनों ही समानताएं एक साथ चलती है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता। भारत में आज़ादी के पश्चात हमें तीनों ही समानताएं दी गई है, जहां राजनीतिक क्षेत्र में हमें सभी को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार मिला है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, उसका सदस्य बनने का, सरकार के कार्यों की निंदा करने का, प्रशंसा करने का, यह हमारा राजनीतिक अधिकार है, हमारी राजनीतिक समानता है। वहीं आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेद खत्म कर दिया गया, योग्यता के आधार पर आपको आगे बढ़ने के अवसर दे दिए गए हैं, और सामाजिक क्षेत्र में जाति धर्म के आधार पर जो भेद था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब दूसरा दृष्टिकोण क्या कह रहा है? उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण जिसे हम पूंजीवादी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, और ये सामाजिक समानता पर बल देता है। कौन सी समानता पर? सामाजिक समानता। ये सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए जो तरीका बनाता है वो बताता है मुक्त बाजार व्यवस्था। कौन सी? मुक्त बाजार, ओपन मार्केट, मुक्त बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो इस व्यवस्था में योग्यता के आधार पर आदमी का मूल्यांकन होगा, योग्यता आधार होगी, और जब योग्यता आधार होगी तो इससे क्या होगा? समाज में जो भेद है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जाति धर्म लिंग भेद समाप्त हो जाएगा। जाति धर्म लिंग भेद समाप्त। कैसे? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी जहां मुक्त बाजार है, ओपन मार्केट पॉलिसी है, वहां पर अगर आप काम मांगने जाएंगे तो आपसे आपकी योग्यता पूछी जाएगी। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति से, किस धर्म से है, या फिर आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर आप एक महिला हैं, आप एक प्राइवेट कंपनी में गए, वहाँ पुरुष ने भी इंटरव्यू दिया और महिला ने भी दिया, लेकिन महिला ज़्यादा योग्य दिखी पुरुष की अपेक्षा, महिला को नौकरी पर रखा गया। ये नहीं देखा गया कि वो पुरुष है या महिला है, यानी कि लैंगिक भेद नहीं रखा गया। जाति के आधार पर एक निम्न जाति का व्यक्ति गया, एक उच्च जाति का व्यक्ति गया, लेकिन निम्न जाति का व्यक्ति ज़्यादा योग्य था, उसे नौकरी मिली, उच्च जाति के व्यक्ति को नहीं मिली। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को कंपनी की ग्रोथ चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, विकास चाहिए,
वो धर्म और जाति के आधार पर आदमी को रख करके और कंपनी को डुबोना नहीं चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उदारवादी दृष्टिकोण सामाजिक समानता पर बल देता है और उसका तरीका बताता है मुक्त बाजार व्यवस्था, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक समानता पर बल देता है, अमीर गरीब के बीच भेद को खत्म करने की बात करता है, तरीका बताता है सरकार के नियंत्रण में आर्थिक क्षेत्र होना चाहिए। अब समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? 3 तरीके हैं समानता को बढ़ावा देने के। पहला तरीका है औपचारिक समानता की स्थापना, दूसरा है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, और तीसरा है सकारात्मक कार्यवाही। हम सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक समानता की स्थापना। औपचारिक समानता का मतलब है विशेषाधिकारों को खत्म करना। क्या करना? विशेषाधिकारों को समाप्त करना, विशेषाधिकारों की समाप्ति। विशेषाधिकार का मतलब होता है, हम जानते हैं पूर्व में, आज़ादी से पूर्व जब राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियाँ थी तो जाति या फिर किसी अन्य आधार पर कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। वही समाज में उच्च स्थान पर रहते थे, हमेशा निम्न स्थान पर जो रहते थे उनको आगे बढ़ने के कोई अवसर थे ही नहीं। फ्रांस की क्रांति भी इसी कारण से हुई थी कि फ्रांस में एक अधिकार प्राप्त वर्ग था और एक अधिकार विहीन वर्ग था। जो अधिकार प्राप्त वर्ग था वो हमेशा उसी क्षेत्र में रहता था और विहीन वर्ग हमेशा गरीब और मजदूर ही बनकर रहता था। बस इसी को समाप्त करना विशेषाधिकारों की समाप्ति कहलाती है। जैसे कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में जमींदार का बेटा जमींदार बन जाएगा, राज दरबार के अंदर जितने दरबारी हैं उन्हीं के बेटे दरबारी बनेंगे, ये कहलाता विशेषाधिकार, इसको समाप्त करना। दूसरा है विभेदक बर्ताव द्वारा। विभेदक बर्ताव का मतलब होता है आप भेद करके भी समानता स्थापित कर सकते हैं, इसको कहते हैं विभेदक बर्ताव। जैसे कि आपने गरीब, असहाय को सहयोग किया। जैसे कि एक मान लीजिए काउंटर पर आप देखें, 2 अलग अलग काउंटर होते हैं, एक तरफ लिखा होता पुरुष, एक तरफ महिला। महिलाएं संख्या में भले कम है उस काउंटर पर और पुरुष संख्या में ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा संख्या में खड़े होकर पीछे इंतजार करेंगे और महिला संख्या में कम है तो महिला अपना आराम से वहाँ से टिकट या जो भी खरीदना चाहिए खरीद करके जाएगी। पुरुष महिला काउंटर पर जाकर के और वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएगा, महिलाओं को अलग से अधिकार दिया गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप बात करें ओल्ड यानी कि बूढ़ा व्यक्ति है, उसके लिए अलग काउंटर बना दिया गया, अलग सुविधा दे दी गई। असहाय या विकलांग है तो उसको अलग सुविधा दे दी गई। इसको कहते हैं विभेद करना। भेद करके भी आप समानता स्थापित कर सकते हैं। और सकारात्मक कार्यवाही की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आरक्षण एक इसका तरीका है, आरक्षण प्रदान करना। यानी कि वह वर्ग जो कि पिछड़ा हुआ है और जिसको आगे बढ़ने में आप सामान्य तौर पर जो सामान्य लोग हैं उनके साथ कंपटीशन में वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि सदियों से पिछड़ा हुआ रह गया है, तो उसको आप आरक्षण देकर के आगे बढ़ने का तरीका दे सकते हैं, उपाय दे सकते हैं। इससे समाज में समानता स्थापित होगी और ये तीनों ही वो तरीके हैं जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सकती है। अब एक शब्द आता है नारीवाद। क्या मतलब है इसका? देखिए, नारीवाद का मतलब है महिलाओं के खिलाफ जो भेद चल रहा था उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई, उस आवाज़ को, उस आंदोलन को नारीवाद कहा जाता है। यानी कि वह आंदोलन जिसने क्या किया, लैंगिकता का विरोध किया। यानी कि स्त्री, जिसको जेंडर इनइक्वालिटी कहा जाता है, वो नहीं होनी चाहिए। पुरुष और महिला दोनों एक समान हैं, दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसी को कहते हैं नारीवाद। यानी कि नारीवादी आंदोलन, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हुए उस आंदोलन को नारीवाद कहकर पुकारा जाता है। महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन, और ये आंदोलन पूरी दुनिया में चले हैं। इसको कहा जाता है नारीवाद। देखिए, लिंग भेद जो होता है वो तो जन्मजात होता है। हम देखते हैं एक बच्चा जब जन्म लेता है या तो वो फीमेल के रूप में होगा या मेल के रूप में होगा, ये तो जन्मजात होता है। लेकिन अगर हम लैंगिक भेद
या हम लैंगिकता की बात करें तो वो हम उत्पन्न करते हैं। हम कहते हैं अरे ये तो महिला है, ये तो पुरुष है। हम कहते हैं अरे ये तो लड़की है, ये तो लड़का है। हम कहते हैं लड़की है, ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लड़का है, ये अधिकार मिलना चाहिए। हायर एजुकेशन में लड़का जाएगा, लड़की नहीं जाएगी। ऐसा भेद जो हम करते हैं ये लैंगिकता कहलाती है। हम इसको जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। ये भेद नहीं होना चाहिए। और लैंगिक भेद असामाजिक है, अप्राकृतिक है। यानी कि जब धरती पर एक बच्चे को जन्म दिया जाता है तो या तो स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेता है तो प्रकृति प्रदत्त है। यानी कि जब आप फीमेल और मेल के रूप में जन्म लेते हैं तो प्रकृति ने दिया है। लेकिन हम जब अंतर कर लेते हैं उसके आधार पर ये तो मेल है ऐसा कर सकता है और ये फीमेल ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो ये चीज़ असामाजिक बन जाती है। समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह अप्राकृतिक भी है क्योंकि प्राकृतिक आधार पर प्रकृति ऐसा भेद नहीं कर रही है कि पुरुष इन अधिकारों को प्राप्त करके आगे बढ़ेगा या इन अधिकारों का अधिकारी होगा और महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। ऐसा भेद प्रकृति के द्वारा नहीं किया जाता है। इसी को कहा जाता है नारीवाद। हमने सुना है पितृसत्ता। पितृसत्ता का मतलब होता है पिता की सत्ता, यानी कि बच्चों को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम भी पिता का होता है, सरनेम पिता का होता है। और इसी के आधार पर हमारा समाज आगे बढ़ा है। इसी भेद को लेकर के जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों को हम नारीवाद कहकर पुकारते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का अब समय होता है हमारा समाप्त। आज की क्लास भी हमारी समाप्त होती है। अब हम अगली क्लास में हमारे अगले चैप्टर के साथ कल फिर मुलाकात करेंगे और चैप्टर होगा आपका अधिकार। ये चैप्टर, ये क्लास जो है वो कल फिर आपकी इसी समय होगी, यानी कि 4:30 से 5:30 तक का टाइम होगा। और आने वाली क्लासेस अब इसी शेड्यूल में आपको मिलेगी, इसी टाइम पर आपको मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे फिट। जय हिंद।